आई होप कि आप घर में अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप अपने लेक्चर नोट्स बना रहे होंगे। आज हमारे यूनिट 8 का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम जो है वो केएमटी पढ़ चुके हैं और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसके डिफरेंट एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। आरएमएस स्पीड्स के डिफरेंट एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ स्टेट्स देखेंगे। इसके अलावा हम गैस लॉज को डिराइव करेंगे, इंटरनल एनर्जी पर बात करेंगे और लास्ट में जो है वो हम इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट से स्टार्ट करें, इक्वेशन ऑफ स्टेट है जिसको आप आइडियल इक्वेशन कहते हैं, इट इज द इक्वेशन दैट रिलेट्स द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेंपरेचर ऑफ द गिवन स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, उसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वी हैव पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हियर एन इज द नंबर ऑफ मोल, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पीवीटी हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। और अगर आप यही इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर लिखेंगे 1 मोल तो वो हो जाएगी पीवी इज इक्वल टू आरटी, उसमें एन की जगह 1 लिखेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखना चाहते हैं तो फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ये जो एन है आपके पास इसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो फिर ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू आर ओवर एन ए इंटू एन टी, सो दिस इज के, सो पी वी इज इक्वल टू एन के टी। फिर आपके पास इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा फॉर एन मॉलिक्यूल्स, पी वी इज इक्वल टू एन के टी। और लास्ट में अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है तो फिर यही इक्वेशन कैसे बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू के टी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो एन है जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसके अलावा अगर आप गिवन मैथ को मोलर मैथ से डिवाइड करें तो भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम के साथ जो है वो डिवाइड करें तो भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ इसलिए जरूरी है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपको काम आएगा। इस सिलसिले में एक क्वेश्चन देखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड इक्वेशन है कि द इक्वेशन ऑफ द स्टेट कॉरिस्पॉन्डिंग टू 2 ग्राम ऑफ नियॉन। हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। इस एन को हम कैसे लिख सकते हैं जी, मैस इन ग्राम्स ओवर इट्स मोलर मैस। ये एन की वैल्यू क्या आ गई, 1/10 आ गई। ये पी वी इज इक्वल टू आर टी बाई 10 भी लिखा जा सकता है। डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज। तो आइडियल गैस के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो बराबर होती है एनआरटी। तो इफ वी टेक दीज कांस्टेंट तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका आंसर आएगा सी, दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमने तो पढ़ा था कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो आपने पढ़ा था बॉयल्स लॉ में जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर मेरे पास ये स्टेटमेंट ऐसे होती कि फॉर एन आइडियल गैस इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो फिर मैं उसका जवाब सी ना लिखता बल्कि ए लिखता, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई कंडीशन नहीं दी गई, टेम्परेचर को कांस्टेंट कहा नहीं गया, तो फिर मैं कहूँगा कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 gases A and B having the same temperature T, same pressure P and same volume V are mixed if the mixture is at the same time temperature T and occupies the volume V, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। अब देखिए जब मिक्सचर किया आपने तो V और V मिलके 2V होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए कि मिक्सचर का वॉल्यूम फिर भी V है। इसका मतलब है अब क्या हुआ, अब वॉल्यूम हाफ हो गया, बिकॉज जब भी कुछ चीज़ मिलाते हैं तो वॉल्यूम एडअप होता है ना। तो गैसेस का जो मिक्सचर है, एक गैस ए थी एक गैस बी थी, इसका वॉल्यूम भी था इसका वॉल्यूम भी था। जब आपने इनको मिलाया तो वॉल्यूम 2 भी होना चाहिए था, लेकिन अगर फिर भी वॉल्यूम वी है इसका मतलब है कि वॉल्यूम 2V की बजाय V हो गया, यानी कि हाफ हो गया। अगर वॉल्यूम हाफ हो गया तो प्रेशर विल बी डबल। तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 2P। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, एंड दैट क्वेश्चन इज the gas equation PV over T is equal to constant is true for a constant mass of an ideal gas undergoing isothermal change, adiabatic change, isobaric change या any type of change। तो हम ideal gas equation को कहते ही हैं कि that obeys the ideal gas equation। ideal gas की definition यही है कि that obeys the ideal gas equation at any process at any temperature and ranges of pressure etc। इसका D option आएगा, that any type of change PV over T remains constant। Next question देखिए students, 2 pressures, the pressure P, volume V and temperature T of a gas in a jar A and the other gas in the jar B at pressure 2P, volume V/4 and temperature 2T, then the ratio of the number of molecules in the jar A to B। देखिए हम जानते हैं कि in terms of number of molecules हम इसको कैसे लिख सकते हैं, NKT। N किसके बराबर आता है, PV over T। अगर हम NA over NB लेना चाहते हैं तो वो कैसे आएगा, PA VA over TA मल्टीप्लाई बाई TB over PB into VB। ए गैस का जो प्रेशर है वो P है, ए गैस का जो वॉल्यूम है वो V है, ए गैस का जो टेम्परेचर है वो T है। इसके बाद जो B गैस है उसका जो प्रेशर है वो 2P है और उसका जो वॉल्यूम है वो V/4 है और जो टेम्परेचर है वो 2T है। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये TT से कैंसिल आउट हो गया, PP से कैंसिल आउट हो गया, VB से कैंसिल आउट हो गया। ये जो 1/4 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो NA over NB विल बी 4:1। इन दिस केस डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में देखे। तो अब हम जो है वो थोड़ा सा गैस लॉज को जो है वो डिराइव कर लेते हैं इनटू द सेम इक्वेशन जो हमने प्रेशर ऑफ द गैस के लिए इक्वेशन पढ़ी। हमने एक मास्टर इक्वेशन पढ़ी थी, P इज इक्वल टू 2N over 3V इंटू हाफ mv²। एवरी टर्म हैज इट्स यूजुअल मीनिंग्स। तो अब हम इसी एक इक्वेशन से आप देखिएगा बॉयल्स लॉ भी डिराइव करेंगे और डिफरेंट गैस लॉज डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ। तो एक बात याद रखिएगा, हम जितने भी गैस लॉज जो है वो डिराइव करते हैं तो हम बेसिकली मैस को कांस्टेंट रखते हैं और साथ ही एक फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम बॉयल्स लॉ में क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट है क्योंकि गैस का मैस कांस्टेंट है। दिस इक्वेशन इज दिस,
सो आप देखिए कि ये जो सारा फैक्टर है जो मैंने ब्रैकेट में लगाया ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। कल हमने देखा था कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 2n और 3 वैसे ही कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 1/v। सो यहाँ से वी कैन डिराइव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ। फॉर एग्जांपल हम इसको लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। हम इसको लिख सकते हैं, इस V को उधर ले जाएं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके अलावा हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और इसके अलावा हम इसको लिख सकते हैं P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। सो ऑल दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ। और अगर आप इनका ग्राफ बनाना चाहें तो आप देखें कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ क्या आएगा, वी विल हैव द इनवर्स रिलेशन। और अगर आप इस प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ को इस तरीके से बनाएंगे कि 1/v इंटू P बनाएंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, हाउएवर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। सो इसी के साथ अगर आप यहाँ पर V और यहाँ पर 1/p का ग्राफ बनाएंगे वो भी स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर आप PV का ग्राफ बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू P या विद रिस्पेक्ट टू V वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हमने कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रोडक्ट है PV की वो कांस्टेंट आएगी, यानी कि ना तो वो प्रेशर को चेंज करने से चेंज होगी, ना ही वो वॉल्यूम को चेंज करने से चेंज होगी। द प्रोडक्ट ऑफ PV रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर। और सिमिलरली अगर आप PV को रख के ये ग्राफ 1/p या 1/v से बनाएंगे फिर भी आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। सो दिस इज बॉयल्स लॉ। ये ग्राफ भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इन ग्राफ को जो है वो इन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो इन ग्राफ्स को समझिएगा, और फिर हमारे पास ये जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं इनसे आपके पास डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको बॉयल्स लॉ फर्दर क्लियर हो जाएगा, राइट। सो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसका मतलब है बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉयल्स लॉ एडियाबैटिक प्रोसेस में भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन फिर उसके लिए क्वेश्चन क्या बनती है, PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 11 में ये लिखा हुआ है। सो दैट वाज बॉयल्स लॉ फॉर यू। ये तो था आपके पास बॉयल्स लॉ, राइट। सो अब हम देखते हैं चार्ल्स लॉ। सो इफ यू लुक एट द चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है जी, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। सो P इज इक्वल टू 2n ओवर 3v into half mv square. So basically this term depends upon temperature, right? So V is equal to 2n over 3p into half mv square. So if pressure is constant, this term is constant, and this term dependent on temperature. So we can write it V is equal to some constant into T, because the temperature पर depend करती है. So from here we can write it as V is directly proportional to T. तो जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास जो है वो ये ग्राफ बनेगा. Similarly with this process we can say that V over T is equal to constant. यानी कि अगर आप V over T का ग्राफ बनाएं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहेगा. V over T का ग्राफ बनाएं विद रिस्पेक्ट टू 1 over V या 1 over T वो भी क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा. सिमिलरली यहीं से हम लिख सकते हैं कि V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2, या फिर हम लिख सकते हैं कि V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1. सो अगर आप यहाँ पर ग्राफ बनाएं बिटवीन 1 over V एंड T तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या 1 over T इंटू V के दरमियान ग्राफ बनाएंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. और ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ होते हैं ये पार्ट ऑफ हाइपरबोला होते हैं. हाइपरबोला इज दिस, तो ये पार्ट ऑफ हाइपरबोला हम कह सकते हैं जो ग्राफ इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ. तो आपने देखा कि जो बॉयल्स लॉ है उसमें जो हमने कुछ चीज़ कांस्टेंट रखी वो दैट इज टेम्परेचर, और फिर हमने चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रखा, चार्ल्स लॉ में हमने कांस्टेंट रखा प्रेशर. और एक और लॉ है जिसको आपने शायद एफएससी में ना पढ़ा हुआ हो, वो है गैलोसिक्स लॉ. गैलोसिक्स लॉ इसमें हम रखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम. सो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. तो इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट तो वही जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू 2n over 3v इंटू हाफ mv स्क्वायर. सो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट इट मीन्स नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मैंने आपको शुरू में बताया कि कांस्टेंट रहते हैं. तो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट इट मीन्स कि ये जो सारा फैक्टर है वो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया. और अगर ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो गया देन वी हैव P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T. तो ये टेम्परेचर है. सो फ्रॉम हियर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. सो P over T इज इक्वल टू constant. Then once again we can written as P1 over T1 is equal to P2 over T2, or we can write it as P1 T2 is equal to P2 T1. So ये वो डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो कि आप रिड्यूस कर सकते हैं गैलोसिक्स लॉ से. एंड वंस अगेन अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन, या आप अगर 1 over P और T के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो इन्वर्स लाइन आएगी, या आप 1 over T और P के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो इन्वर्स लाइन आएगी. और अगर आप P over T को विद रिस्पेक्ट टू P या T ड्रॉ करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, या P over T को विद रिस्पेक्ट टू 1 over P या 1 over T अगर आप चेंज करेंगे तो फिर भी ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ P over T रिमेन्स कांस्टेंट इफ यू केप्ट द वॉल्यूम कांस्टेंट. सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गैलोसिक्स लॉ. सो ये आपके पास 3 गैस लॉज हैं और ये वो इक्वेशन हैं जिनकी मदद से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद मिलेगी. अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको 2 ग्राफ देता हूँ, और जो एक ग्राफ है वो ये है, दिस इज ग्राफ नंबर 1,
एंड दिस इज ग्राफ नंबर 2। और मैं आपसे पूछता हूं कि बताएं वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट तो है लेकिन वॉल्यूम किसमें ज़्यादा है? तो ये देखिए PV इज इक्वल टू NRT, सो V इज इक्वल टू NRT ओवर P। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, यानी कि जो लाइन प्रेशर से ज़्यादा अवे टिल्टेड है उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। सो 2 के केस में वॉल्यूम ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर ग्राफ आ जाए V और T के दरमियान 2 ग्राफ आ जाए, ये पहला ग्राफ आ गया और ये दूसरा ग्राफ आ गया, और आपसे कहा जाए कि इसमें प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन किसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो इसी इक्वेशन से P बराबर है NRT ओवर V। प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा वॉल्यूम इसका कम होगा, यानी कि जो वॉल्यूम एक्सिस से अवे है उसका प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका प्रेशर जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। और अगर हमारे पास PV डायग्राम आ गई है 2, यानी कि 2 आइसोथर्म हमारे पास आ गई हैं और वो पूछता है कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर जिसके, क्योंकि हमें पता है कि एरिया अंडर PV डायग्राम गिव्स यू द वर्क डन, और आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, राइट। तो फिर जो ग्राफ के अंडर एरिया ज़्यादा आएगा, जिसमें यहाँ से ब्लू वाले ग्राफ के अंदर एरिया ज़्यादा है, सो इस कर्व का टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस कर्व। सो बेटा ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप ग्राफ से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं आपसे। सो अब हम थोड़ा सा गैस लॉज के MCQs की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो इफ यू लुक एट द MCQs तो हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट इक्वेशंस को यूटिलाइज करके हम जो है वो MCQ सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट MCQ है जी। देखिए क्वेश्चन है टू डबल द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस of an ideal gas at 27 degrees Celsius keeping the pressure constant, one must raise the temperature in degree centigrade 2। सो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि V1 जो है वो V है, हम चाहते हैं कि वॉल्यूम डबल हो जाए यानी कि 2V हो जाए। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 27 प्लस 273 300 केल्विन है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, और ये हमने बताना है किसमें? डिग्री सेल्सियस में। ये जरूर आप देखा करें कि फाइनल यूनिट पूछा कौन सा हुआ है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो देन वी नो दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इट मींस दैट T2 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। सो T2 विल बी इक्वल टू T1 इनटू V2 ओवर V1। T1 कितना है आपके पास? 300 है, V2 इज 2V, V1 इज V, तो ये आ जाएगा T2 600 केल्विन। और जो पूछा गया आपसे वो सेल्सियस स्केल में पूछा गया है, तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किसमें पूछा गया है? सेल्सियस स्केल के लिए पूछा गया है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेसल कंटेन 1 मोल ऑफ O2 गैस, मोलर मास इसका 32 है, एट टेम्परेचर T द प्रेशर ऑफ द गैस इज P, एन आइडेंटिकल वेसल। आइडेंटिकल वेसल का मतलब है क्या कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, राइट। तो 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एट टेम्परेचर 2T हैज अ प्रेशर ऑफ, सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो आप देखेंगे आपसे पूछा गया है प्रेशर, तो P2 ओवर P1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1, तो P2 विल बी इक्वल टू P1 इनटू T2 ओवर T1। सो P1 is P, T2 is 2T and T1 is T, तो T से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो नया प्रेशर है इट विल बी 2P। चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। एट कांस्टेंट प्रेशर आप फिर बढ़ा सकते हैं, तो ये ऑलवेज येस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वी राइट द रिलेशन फॉर द बॉयज लॉ इन द फॉर्म ऑफ PV इज इक्वल टू C। जो रिलेशन लिखते हैं हम वो क्या लिखते हैं जी? हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू C। सो एक्चुअली ये रिलेशन ये होता है, इसका मतलब है C यहाँ पे किसके बराबर है? NRT पे। क्वेश्चन ये कि C किस पे डिपेंड करता है? तो C नंबर ऑफ मोल्स यानी कि क्वांटिटी ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। अब उन्होंने कह दिया कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है इसका मतलब है C फिर 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, R और N पर। R की तो वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि C सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, एंड दैट इज N, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि क्वांटिटी ऑफ द गैस। सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन इन दिस केस। एक और क्वेश्चन देखिएगा, परफेक्ट गैस यानी कि आइडियल गैस है हमारे पास, एक परफेक्ट गैस, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 300 केल्विन है, इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, P कांस्टेंट है जी। सो इफ P इज कांस्टेंट तो फिर जो फाइनल टेम्परेचर हुआ वो 327 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी कि ये आपके पास आ गया 600 केल्विन। सो इफ द इनिशियल वॉल्यूम इज V देन द फाइनल वॉल्यूम, तो आप देखेंगे टेम्परेचर डबल हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D होता है ना, तो अगर टेम्परेचर डबल हो गया तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी डबल हो गया, सो द फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 2V। सो डियर स्टूडेंट, दीज वर द गैस लॉस, डिफरेंट गैस लॉस जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब जो है हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट टॉपिक इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल एनर्जी का, कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, वो हम बाद में देखेंगे। जो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस है वो होती है एनर्जी एसोसिएटेड विद द इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गैस इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। यानी कि किसी भी गैस के लिए फॉर एनी गैस जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। ये किसी भी गैस के लिए है। बट अगर आप आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मैसेज होते हैं, और KMT भी आपने पढ़ी हुई है। तो पॉइंट मैसेज के लिए ये जो एनर्जीज हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो जीरो हो जाएंगी। तो फॉर द आइडियल गैस, अगर आप आइडियल गैस देखेंगे तो उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 1/2 FKT के। ये हम अभी देखेंगे भी सही कि कैसे आया। यहाँ पर जो F है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना याद रख लीजिए कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/2 KT। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
बिकॉज इफ U इज इक्वल टू 3/2 kT, जिसको आप E भी बोल दीजिए, सो इसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सो E1 over E2 इज इक्वल टू T1 over T2, यानी कि अगर सिंपली अगर आप एक आइडियल गैस का टेम्परेचर डबल करते हैं तो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी डबल हो जाती है। अब देखिए जब मैं ये कहता हूं तो क्या इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इफ डेल्टा T जीरो, डेल्टा E जीरो, सो बताइए डेल्टा E किस प्रोसेस में जीरो होता है? डेल्टा E जीरो होता है, डेल्टा T जो है वो किस प्रोसेस में जीरो होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो डेल्टा T जीरो, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसकी चेंज जीरो होती है। सो दिस मींस डेल्टा E विल बी जीरो, यानी कि E विल रिमेन कांस्टेंट। सो हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो जो इंटरनल एनर्जी है ये इसके लिए जो बेसिक ड्राइविंग फैक्टर है दैट इज ओनली टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है इसके हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले एक लाइन लिखिए, और वो लाइन ये है कि जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल, इट्स अ स्टेट फंक्शन। देखिए हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा कि अगर एक ईंट यहाँ पड़ी है, आप उसको यहाँ लेके जाते हैं तो चाहे ऐसे ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, राइट। सो जिस तरह से मर्जी ले जाएं आप, ये दिस इज पाथ 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था वर्क डन के बराबर होती है, और वो सेम था तीनों केसेस में माइनस mgh था। सिमिलरली अगर हमारे पास एक पीवी डायग्राम है और हम डिफरेंट पाथ्स में एक प्रोसेस करवाते हैं, तो क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों पाथ्स के लिए सेम है, तो दोनों पाथ्स के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी? वो सेम होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। It is not the internal energy that is same, but the change in internal energy is same. देखिए we have 5 thermodynamics variable: pressure, volume, temperature, change in internal energy, not internal energy, change in internal energy and change in entropy. So change in internal energy यानी कि delta U does not depend upon path, does not depend upon the path. ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ के थ्रू इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, ये डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखिए कि डेल्टा U is 0 in a for PV diagram, but वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो ना हमारे पास ये एक पीवी डायग्राम है, इट्स अ क्लोज पाथ, ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है, राइट। सो इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, ये पाथ है, इधर गए आप, इधर गए आप, इधर गए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस केस में जीरो है। बट किसी भी क्लोज पाथ के लिए वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो वर्क डन कैसे होता है वो फिर हम बाद में निकालना शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि अगर आपके पास क्लोज पाथ है तो फिर जो वर्क डन है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं द नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी। लाइक अगर आपके पास एक मोनोटॉमिक गैस है तो उसका जो गैस मॉलिक्यूल है वो कितने डिफरेंट वेज में मूव कर सकता है? वो 3 में मूव कर सकता है आइडियल गैस के लिए, जो कि मोनोटॉमिक होती है। अलॉन्ग एक्स मूव कर सकता है, अलॉन्ग वाई, अलॉन्ग जेड, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? वो 3 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ब्लॉक है और आप इस ब्लॉक को सिर्फ इस तरह मूव कर सकते हैं तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 1 होगी। सिमिलरली इफ यू हैव अ प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल जब मूव करता है उसकी मोशन कितने डायमेंशनल होती है? 2 डायमेंशनल होती है। सो इट विल हैव 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट करने वाली उनको नोट कर लीजिए कि मोनोटॉमिक जो गैस है उसके लिए हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं वो कितनी होती हैं जी? 3। और वो सारी की सारी क्या होती हैं? ट्रांसलेशनल होती हैं, अलॉन्ग एक्स, अलॉन्ग वाई एंड अलॉन्ग जेड। क्योंकि ये अगर आपको पता होगा ना तो कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज हैं जिसमें अभी मैंने आपको एनर्जी के लिए बताया था, तो फिर आप बाकी चीजें मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके पास डायटोमिक गैस है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल एट रूम टेम्परेचर, और मोस्टली रूम टेम्परेचर की बात की जाती है। तो बस फिर आपने ऐसे याद रखना है कि जो डायटोमिक गैस है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5 है। लेकिन अगर स्पेशली हाई टेम्परेचर कहा जाए तो फिर आप उसको 7 कहते हैं, अदरवाइज 5 कहेंगे। और जो पॉलीटॉमिक गैस है ये जो 5 है ये लीनियर पॉलीटॉमिक के लिए होती है, नॉन लीनियर पॉलीटॉमिक के लिए जो है लो टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर 6 और जो हाई टेम्परेचर पर 8। और ये आपको बताया भी क्या है कि डायटोमिक गैस के लिए 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, और एट हाई टेम्परेचर पर फिर 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज का भी इजाफा हो जाएगा। तो मोस्टली आपको ये मोनो और डाई के लिए याद रखना जरूरी है। अगर पॉली के लिए कह दिया जाए तो पॉली जो आपके पास है लीनियर उसके लिए तो फिर हाई टेम्परेचर पर 7 होंगी, और अगर वैसे ये ना समझाया गया हो कि लीनियर या नॉन लीनियर तो फिर आप उसके लिए 6 ले सकते हैं रूम टेम्परेचर पर और 8 ले सकते हैं हाई टेम्परेचर पर। सो इंटरनल एनर्जी के अगर हम फार्मूलाज निकालना चाहें वो कौन से डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं कि अगर हम वो अडॉप्ट करें तो हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि VRMS इज इक्वल टू 3PV/m, राइट। तो अगर मैं किसी गैस की इंटरनल एनर्जी निकालना चाहूँ जो कि ½ mv² है, जो कि उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो ½ m इसका स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा? 3PV/m। सो एनर्जी का एक फार्मूला तो ये आ गया ना कि 3/2 PV, राइट। हमें पता है कि ये जो PV होता है ये nRT के बराबर भी होता है और ये PV nKT के बराबर भी होता है। सो 3/2 nRT भी आ जाएगा, ये फॉर n मोल्स है, फॉर 1 मोल लेना होगा तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 RT। सिमिलरली जो इंटरनल एनर्जी है 3/2 PV की जगह nKT लगा दें, ये है फॉर n मॉलिक्यूल्स, फॉर 1 मॉलिक्यूल ये कितना आ जाएगा? 3/2 kT। तो ये आ जाएगा। सो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, अगर आपको ये पता हो तो फिर आप इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं।